गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाओं के विषय में समझा रहे हैं। अब मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं, ठीक है, ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले अपने कीमत और मूल्य के विषय में समझेंगे। वैसे तो अपने देखने जाए तो कीमत और मूल्य एक ही है, जैसे अपने एक ही उसको यानी पर्यायवाची शब्द इस तरीके से मानते हैं। जैसे अपने दुकान पे जाते हैं, शॉप पर, तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, उस वस्तु की कीमत क्या है, मूल्य क्या है, इस तरीके से अपने पूछते हैं। पर अर्थशास्त्र की भाषा में इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। सबसे पहले अपने कीमत के बारे में जानेंगे। कीमत का अर्थ, अर्थशास्त्र की भाषा में कीमत का अर्थ क्या है? वस्तु या सेवा के बदले में किया जाने वाला मुद्रा के भुगतान की इकाई अर्थात कीमत। यानी कोई भी वस्तु होती है या सेवा, उसके बदले में हम लोग मुद्रा के भुगतान करते हैं। मुद्रा यानी पैसे की लेन देन, नाणा की लेन देन, ठीक है, नाणा की लेन देन, उसका भुगतान करते हैं, उसे हम कहते हैं कीमत, जिसे हम लोग कीमत कहते हैं। मूल्य वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु या सेवा के प्रमाण में विनिमय। मूल्य यानी वस्तु या सेवा, ठीक है, उनका अन्य वस्तु या सेवा के प्रमाण में विनिमय मूल्य कैसा है? यानी हम लोग वस्तु या सेवा खरीदते तो उसका दूसरी वस्तु के साथ उसका मूल्य कितना है, विनिमय मूल्य कितना है, उसके वो हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। अब मूल्य को हम दो भागों में बांटते हैं, उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य। सबसे पहले हम उपयोगिता मूल्य के विषय में जानेंगे। अब उपयोगिता मूल्य अर्थात क्या? वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, वो उसका उपयोगिता मूल्य है। यानी कोई भी वस्तु है वो मानव जीवन में कितनी उपयोगी है, यानी उसके लिए हम लोग कीमत चुकाते हैं या नहीं भी चुकाते हैं, पर वो वस्तु मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी है। जैसे सूर्य प्रकाश हुआ, खाना हुआ, हवा हुई। जैसे हवा के बिना हम जी सकते नहीं हैं, तो उसकी उपयोगिता मूल्य हमारे जीवन में बहुत अधिक है। पर उसकी पूर्ति, उसका जत्था नहीं तो उसका प्रमाण अपने जीवन में ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा थे, जिसके लिए हम लोग उसकी कीमत चुकाते नहीं है। तो उसका उपयोगिता मूल्य ज़्यादा होते हुए भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती नहीं है, यानी उपयोगिता मूल्य उसका ज़्यादा, यानी मानव जीवन में वो बहुत ही उपयोगी है। इसके आधार पर विनिमय मूल्य लेते हैं। विनिमय मूल्य यानी वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो, कितनी इकाई मिलेगी, वो विनिमय मूल्य दर्शाता है। यानी हम कोई भी वस्तु या सेवा देते हैं तो उसके बदले में हम वस्तु या सेवा की कितनी इकाई प्राप्त होती है। जैसे वस्तु या सेवा तो पुराने ज़माने में हम जानते हैं, अभी तो हम लोग कीमत चुकाते हैं। तो पुराने ज़माने में कैसा होता था, जैसे कपड़ा खरीदना तो उसके बदले क्या देते थे? अनाज देते थे, साटा पद्धति जिसको बोलते थे, ठीक है, उसके नाम। तो जैसे 1 किलो गेहूँ के बदले में 4 किलो चावल, यानी 1 किलो गेहूँ का विनिमय मूल्य कितना हुआ? 4 किलो चावल हुआ। यानी वस्तु या सेवा देकर उससे कितनी इकाई मिलेगी, वो उसका विनिमय मूल्य दर्शाता है। और जो वस्तु का उपयोग अपने जीवन में अधिक हो, वो उपयोगिता मूल्य दर्शाता है। अब उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच क्या संबंध है, उसके बारे में जानते हैं कि उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य एक दूसरे से संबंधित है, उन दोनों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम देखेंगे। उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के संबंधों में, तो वस्तु का उपयोगिता मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी अगर उपयोगिता मूल्य है, जैसे किसी भी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका विनिमय यानी उसकी हमको कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा हो सकता नहीं है। यानी जैसे कोई भी वस्तु अपने जीवन में उपयोगी है तो हमको उसकी कीमत चुकानी, ऐसा नक्की नहीं है, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? जैसे अपने आगे उदाहरण में देखें, हवा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, उसके बिना मनुष्य जी सकता नहीं है, पर उसकी हम लोग कीमत चुकाते नहीं है, यानी उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसी तरीके से जिसका विनिमय मूल्य है उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य निश्चित होता है। यानी जिसका विनिमय मूल्य है, विनिमय यानी हम वस्तु के लिए कोई वस्तु खरीदते हैं, उसके लिए इनकम देते हैं, पैसे देते हैं, पर उसका उपयोगिता मूल्य निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वो वस्तु हमको उपयोगी है तभी हम खरीदते हैं। अगर हमको वस्तु उपयोगी, जैसे हमको कपड़ों की ज़रूरत है तो हम खरीदते हैं, तो उसका विनिमय मूल्य देते हैं, तो उपयोगी है तभी हम उसका विनिमय देते हैं, तो उसका क्या हुआ? उपयोगिता मूल्य निश्चित है। अगर उपयोगिता मूल्य निश्चित है तभी हम उसको खरीदते हैं। उसके बाद हम 2 पॉइंट जो हैं जो खास हैं, ठीक है, विनिमय मूल्य और उपयोगिता मूल्य में ये पॉइंट खास हैं जो मेन है। उपयोगिता मूल्य ऊंचा हो फिर भी उसकी पूर्ति अमर्यादित हो।
कोई भी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण ना हो, ऐसी वस्तुओं का विनिमय मूल्य अत्यंत नीचा होता है। जैसे उपयोगिता मूल्य ऊंचा हो, यानी हमारे जीवन में वो वस्तु बहुत ही उपयोगी है, फिर भी उसकी पूर्ति अमर्यादित हो, यानी उसका जो प्रमाण है वो अमर्यादित, यानी बहुत ही प्रमाण में हम उसका उपयोग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या पीढ़ी उस पर नियंत्रण ना कर सकता हो, यानी कोई भी व्यक्ति या पीढ़ी हो उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, यानी उसको अपने अंकुश में नहीं रख सकता है। ऐसी वस्तुओं का विनिमय मूल्य क्या होता है? अत्यंत नीचा होता है। अत्यंत नीचा होता है यानी बहुत ही नीचा होता है, यानी उसके लिए हम लोग कुछ भी चुकाते नहीं, यानी कुछ भी मुद्रा की कीमत देते नहीं है। जैसे हुआ हवा और सूर्य प्रकाश। हवा और सूर्य प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी, पर हम उसके लिए कोई भी कीमत चुकाते नहीं है, यानी उसका उपयोगिता मूल्य ऊंचा है। ठीक है, वो अमर्यादित है, हमको जितनी मात्रा में चाहिए उतना मिलता है, और कोई पीढ़ी या व्यक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं है। इसके बाद दूसरा खास पॉइंट है, जिन वस्तुओं की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण हो, तो उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य कम होने के बावजूद भी विनिमय मूल्य ऊंचा होता है। विनिमय मूल्य ऊंचा होता है, यानी जिन वस्तुओं की कमी हो, यानी वस्तु कम देखने को मिलती है, उसकी पूर्ति, उसका जत्था बहुत ही कम होता है, जिस पे लोगों का नियंत्रण होता है, अंकुश होता है। ठीक है, वो उपयोगिता मूल्य कम होती है, यानी ऐसा है कि उसको हम लोग अगर पहनते हैं कि ओढ़ते, जैसे सोना चांदी है, अगर पहनते हैं, जैसे उनके बिना हम ऐसा नहीं कि नहीं जी सकते, जैसे हवा सूर्य प्रकाश के बिना नहीं जी सकते, ऐसे सोना चांदी हीरा माणे कि उसके बिना अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम ऐसा नहीं कि नहीं जी सकते। तो उनका क्या है? उपयोगिता मूल्य कम है। उपयोगिता मूल्य कम होने के बावजूद भी उसका विनिमय मूल्य ऊंचा होता है। क्यों ऊंचा होता है? क्योंकि वो कम है, उसकी पूर्ति कम है, उसकी कीमत हम चुकाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना चांदी हीरा माणे। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, विनिमय मूल्य समय और परिस्थिति स्थल के साथ बदलता रहता है। यानी कोई भी वस्तु, जैसे पानी है, पानी का विनिमय मूल्य, जैसे पहले के ज़माने में पानी का विनिमय बहुत कम था। क्यों कम था? क्योंकि वो हमको आसानी से मिल जाता था। पर आज के ज़माने में शुद्ध पानी मिलना मुश्किल है, यानी समय बदला, परिस्थिति बदली, जगह बदला। जैसे अपने राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में पानी की बहुत ही कमी है, तो वहाँ उसका क्या है? विनिमय मूल्य बहुत ही ज़्यादा है। इस तरीके से समय, परिस्थिति और स्थल के साथ क्या होता है? वस्तु का विनिमय मूल्य बदलता रहता है। इस तरह से मैंने आपको वस्तु का यानी उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के विषय में समझाया। इसके बाद हम आगे के पॉइंट पे आते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं। तो वस्तुएं सेवा के विषय में समझेंगे, तो जिसमें क्या है? सबसे पहले अपने वस्तुओं के विषय में समझेंगे। जिन भौतिक विषयों द्वारा आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती हैं उसे हम वस्तुएं कहते हैं। भौतिक यानी हमको जो दिखाई देती हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता संतुष्ट करते हैं, दिखाई देने वाली वस्तुएं जिससे हम अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करते हैं। जैसे खुराक, भूख लगती है तो खुराक, पहनने के लिए कपड़े, तो क्या करती है? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद है सेवाएं। जिन अभौतिक विषयों द्वारा आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती है उसे हम सेवा कहते हैं। अभौतिक यानी जो दिखाई देती नहीं है, हमारे जीवन में ज़रूरत है, आवश्यकता है उन वस्तुओं की, पर वो हमको दिखाई देती नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? सेवा। जैसे शिक्षण, पढ़ना जरूरी है, तब वो हमको दिखता नहीं कि हमने कितने प्रमाण में लिया, क्या है। बीमा सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सब क्या है? सेवाएं हैं। यानी ये भौतिक और अभौतिक, भौतिक वस्तु जो भौतिक विषय द्वारा आवश्यकता संतुष्ट होती है उसे वस्तुएं कहते हैं, और जो अभौतिक वस्तुओं द्वारा, विषयों द्वारा आवश्यकता संतुष्ट होती है उसे सेवाएं कहते हैं। इसके आगे हम वस्तुओं के प्रकार के विषय में समझेंगे। वस्तुओं के प्रकार, तो वस्तु के प्रकार में सबसे पहला है भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। आगे जान चुके हैं, भौतिक वस्तु यानी जिन वस्तुओं को देखा और मापा जा सकता है उसे भौतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गेंद, बैट, प्राइमस, टीवी, इन सबको क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, तो क्या हुआ? भौतिक वस्तुएं हुई। और अभौतिक वस्तु यानी जिन वस्तुओं को देखा और मापा नहीं जा सकता उसे अभौतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे गेंद है, बैट है, प्राइमस के लिए हम लोग कीमत चुकाते क्योंकि ये हमको दिखाई देती है, पर जो वस्तुएं देखी नहीं जा सकती, मापी नहीं जा सकती, उन्हें अभौतिक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर संगीत, शिक्षण, चिकित्सा, ये सब का हम लोग क्या करते हैं? चिकित्सा के लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं, टीचर से शिक्षण लेते हैं, तो ये सब क्या है? अभौतिक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कीमत चुकाते हैं। तो ये क्या है? वस्तुओं के प्रकार में भौतिक और अभौतिक
वस्तुएं। दूसरा है सर्वसुलभ वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। सर्वसुलभ वस्तु में जो वस्तुएं या सेवाओं की पूर्ति पर अंकुश ना हो और जितने प्रमाण में चाहिए वो हमें प्राप्त होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वसुलभ वस्तुएं। यानी जो वस्तुएं और सेवाएं उनकी पूर्ति यानी उनका जो प्रमाण है उस पर कोई अंकुश नहीं है, यानी हमको जितनी चाहिए उतने प्रमाण में हम ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वसुलभ वस्तुएं। जब चाहिए तब मिल जाती है, उसके लिए हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, उसे बोलते हैं हम सर्वसुलभ वस्तु। जैसे हवा और सूर्य प्रकाश, जब हमें हवा चाहिए तब मिल जाती है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। सूर्य प्रकाश चाहिए तब सूर्य प्रकाश मिल जाता है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, जिसे हम बहुत सर्वसुलभ वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद आएगा आर्थिक वस्तुएं। जिस वस्तु की पूर्ति पर अंकुश या नियंत्रण किया जा सके, जिसकी कमी है, जिससे उसका क्रय विक्रय किया जाता है, उसे आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है या सेवा है उस पर क्या है, लोगों का अंकुश है, ठीक है, अंकुश है, नियंत्रण है, जिसकी कमी है यानी पूर्ति में कमी है, जत्था नहीं होता है, तो उस जत्थे को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी कीमत चुकाते हैं, उसको खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे हम कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। जैसे कपड़े, टीवी, मोबाइल, ये सब खरीदने के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती है, यानी उनके पूर्ति में अंकुश है, उस पर नियंत्रण है, जिससे हमें उसको खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। तो ये हमारी आर्थिक वस्तुएं हैं। इसके बाद आएगा टिकाऊ वस्तुएं और नाशवान से। टिकाऊ और नाशवान वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं सुनकर यानी टिकाऊ मीन्स लंबे समय तक चलने वाले, नाशवान वस्तुएं यानी कम समय तक चलने वाले। तो सबसे पहले अपने नाशवान वस्तुओं के विषय में लेंगे। कई वस्तुओं का उपयोग करते ही उनका अंत हो जाता है, यानी वस्तुओं का अपने उपयोग में लेने जाते हैं और तुरंत ही अंत हो जाता है, उसे नाशवान वस्तुएं कहते हैं। जैसे दूध को एक दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं, फल शाक भाजी यानी कम समय तक यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम नाशवान वस्तुएं कहते हैं। दूसरा है टिकाऊ वस्तु यानी कई वस्तुएं लंबे समय तक उपयोग में की जाती है। जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे चलती हैं, तो उसको हम कहते हैं टिकाऊ वस्तु, यानी जो लंबे समय तक चलती हैं उसे टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे जूते, कपड़े, फ्रिज, ये सब टिकाऊ वस्तुओं में गिनी जाती हैं, टिकाऊ वस्तुएं और नाशवान वस्तुएं। इसके बाद आएंगे अपने चौथे प्रकार पर, निजी और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी मीन्स व्यक्तिगत वस्तुएं, सार्वजनिक यानी सभी उपयोग कर सकते हैं। इसके विषय में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। निजी यानी व्यक्तिगत, सार्वजनिक यानी सभी लोग उपयोग कर सकें। सबसे पहले अपने निजी वस्तुओं के विषय में पढ़ेंगे। वस्तु की मालकी निजी व्यक्तिगत हो तो उसे निजी वस्तुएं कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर किसी भी मालिक का हक हो, कोई एक व्यक्ति का हक हो, वो व्यक्तिगत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निजी वस्तुएं। जैसे हमने घर खरीदा, कार खरीदा, मोबाइल खरीदा, तो उसका उपयोग कौन करता है, हम ही लोग करते हैं, बाकी के लोग उसका उपयोग कर सकते नहीं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद आएंगे हम सार्वजनिक वस्तु यानी जिस वस्तु की मालकी सार्वजनिक संस्था या सरकार की हो, यानी उसका उपयोग सब कर सकते हैं, उसे हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे बस स्टेशन, अस्पताल, बगीचा, जिसका उपयोग भले हम लोग कीमत चुकाते हैं पर और लोग भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बस स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति चढ़ सकता है, अस्पताल में कोई भी व्यक्ति इलाज कराने जा सकता है। यानी जिस वस्तु की मालकी सार्वजनिक संस्था की हो या सरकार की हो, उसे हम लोग सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। अब निजी वस्तुओं में क्या देखने को मिलता है हमको, निजी वस्तुएं कैसी होती है, स्पर्धात्मक होती है और वंचितता का गुण देखने को मिलता है। स्पर्धात्मक यानी कैसा कि वस्तु का उपयोग एक व्यक्ति करता है तो अन्य व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता नहीं है, यानी स्पर्धात्मक। निजी वस्तु में स्पर्धात्मकता देखने को मिलती है, वंचितता। तो स्पर्धात्मकता मीन्स क्या, वस्तु का उपयोग एक व्यक्ति करता है, यानी जिसने कीमत चुकी है वही उसका उपयोग कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता नहीं है। वंचितता में क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति कीमत चुकाता नहीं है तो उसका उपयोग से भी वंचित रहता है। जैसे फ़ोन मैंने ख़रीदा है, ठीक है, तो उसकी कीमत मैंने चुकाई है, तो मैंने चुकाई है तो उसका उपयोग मैं कर सकती हूँ और दूसरा व्यक्ति उससे वंचित रहता है, यानी अन्य व्यक्ति उसके उपयोग से वंचित
रहता है। उसी तरीके से सार्वजनिक वस्तु में, जब सार्वजनिक वस्तु में क्या होता है, अस्पर्धात्मकता देखने को मिलती है और अवांछितता देखने को मिलती है। अस्पर्धात्मकता मीन्स क्या है, वस्तु का उपयोग एक व्यक्ति करता है तो अन्य व्यक्ति के उपयोग में बदलाव नहीं होता है। जैसे अस्पताल, तो अस्पताल में मैं फीस दे के जा रही हूँ इलाज करवाने, जैसे सार्वजनिक है तो दूसरा व्यक्ति भी उसका उपयोग कर सकता है, उसके उपयोग में कोई बदलाव नहीं है ना, वो व्यक्ति के बदलाव में ना घटाव देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा कर सकता है ना कम, वो उतना ही प्रमाण में उसका उपयोग कर सकता है, यानी अस्पर्धात्मकता देखने को मिलती है। और अवंचितता देखने को मिलती है। अवंचितता यानी व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है फिर भी उसका उपयोग से वंचित रहता नहीं है। जैसे बगीचा ले लेते तो बगीचा में अगर कोई व्यक्ति जाता है और अगर वो कीमत नहीं चुकाता है तो दूसरा व्यक्ति भी वहाँ जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको उस वस्तु के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी तो ही उसका उपयोग कर सकता है, यानी व्यक्ति कीमत नहीं चुकाता है फिर भी उसका उपयोग वो कर सकता है, यानी उससे वो वंचित रहता नहीं है। उसके बाद अपने लास्ट पॉइंट पे आएंगे, उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं में है जो वस्तुओं मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकता संतुष्ट करता है उसे उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे खुराक, जो वस्तुएं मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। प्रत्यक्ष आवश्यकता अपनी यानी जो अपने को दिखाई देती हैं, जैसे मनुष्य को भूख लगी तो खाना खाना है, कपड़ों की ज़रूरत है, रहने के लिए घर है, ठीक है, तो क्या हुई उसकी प्रत्यक्ष आवश्यकता है, जैसे खाना खाना। तो जो प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है उसको अपने उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे खाना है तो खाने के लिए मनुष्य को क्या अनाज की ज़रूरत पड़ती है, आटे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसकी क्या हुई प्रत्यक्ष आवश्यकता हुई। और उत्पादक वस्तुएं, ये उपभोग की वस्तुएं थी। उत्पादक वस्तुएं यानी जो वस्तुएं मनुष्य को परोक्ष आवश्यकताएं संतुष्ट करता है उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। परोक्ष आवश्यकताएं संतुष्ट करता है उसे उत्पादक वस्तु। परोक्ष आवश्यकताएं यानी जैसे अपने सपोज ट्रैक्टर, यानी व्यक्ति को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो किसके अनाज की जरूरत पड़ती है, अनाज उगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या हुआ उत्पादक वस्तुएं हुई। यंत्र के द्वारा उसका यानी काटते हैं, उसको साफ करते हैं, तो यंत्र हुआ, ट्रैक्टर हुआ, क्या हुई उत्पादक वस्तुएं हुई। आज के इस टॉपिक में मैंने आपको 2 टॉपिक के बारे में समझाया है, कीमत और मूल्य। कीमत और मूल्य में कीमत की परिभाषा और मूल्य की परिभाषा। मूल्य को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य। और फिर उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच के संबंध के बारे में समझाया गया है, जिसके 4 संबंध के विषय में समझाया गया है, 5 संबंध के विषय में समझाया गया है। इसके बाद मैं टॉपिक लेती हूँ वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं की मैंने परिभाषाओं के विषय में समझाया है। उसके बाद अपने वस्तुओं के प्रकार के विषय में लिया है, जिसमें वस्तुओं के प्रकार में पहला है भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, दूसरा है सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तुएं, तीसरा है टिकाऊ और नाशवंत वस्तुएं, चौथा है निजी और सार्वजनिक वस्तुएं, 5वां है उपभोग की वस्तुएं और उत्पादकता की वस्तुएं। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट टॉपिक यानी आगे के उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी। अस्तु।